नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो पे हम लोग राष्ट्रपति का पार्ट 2 और लास्ट पार्ट खत्म करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है, राष्ट्रपति का पहला पार्ट हम लोगों ने बेसिक जानकारी ले ली थी, है ना। तो इस वीडियो में थोड़ा सा टाइम लग गया है। तो पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप ज़रूर देख लेना। राष्ट्रपति आज से समाप्त होता है, अच्छे से डिटेल्ड में विथ एक्सप्लेनेशन PYQ को देखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न ये रहा आपके सामने, क्या कह रहा है, पढ़ेंगे इसको। यदि भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद एक ही समय बिंदु पर खाली हो जाता है तो राष्ट्रपति का पद अस्थायी तौर पर निम्नांकित अधिकारी धारण करेगा। मतलब कहने का कि अगर राष्ट्रपति अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति रहेगा, उपराष्ट्रपति पद पर बैठेगा, है ना। लेकिन अगर दोनों ही नहीं है तो कौन बैठेगा? तो दोनों की जगह बैठेगा CGI। दोनों के खाली स्थान होने पर कौन बैठेगा? CGI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट का जो भी मुख्य न्यायाधीश होगा वो बैठेगा। क्लियर है? अगला देखेंगे। देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं। मतलब कहने का राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अगर मैं लोकसभा की बात करूं, लोकसभा एक अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अस्थायी मतलब है कि इसको भंग किया जा सकता है, ठीक है ना। तो लोकसभा को कौन भंग करेगा? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? भंग कर सकता है, ठीक है ना। आर्टिकल 85 के तहत, आर्टिकल बहुत जरूरी है, आर्टिकल जहां जहां मैं बताता जाऊं वो कहीं ना कहीं आए हुए आर्टिकल है, ठीक है ना, उनको नोट डाउन जरूर करना है। तो लोकसभा क्या है? लोकसभा एक अस्थायी सदन है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है आर्टिकल 85 के तहत, आर्टिकल 85 के तहत। किसके कहने पर? तो मंत्रिपरिषद, केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कहने पर भंग की जा सकती है, ठीक है। तो सी ऑप्शन बना के लिख लेना, केंद्रीय मंत्रिपरिषद, ठीक है। अगला, भारत के राष्ट्रपति डैश की अनुशंसा पर लोकसभा भंग कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन है, किसके तहत भंग कर सकते हैं? मंत्रिपरिषद के कहने पर भंग कर सकते हैं और आर्टिकल 85 के तहत भंग की जा सकती है, ठीक है ना। लेकिन राज्यसभा भंग नहीं होती, क्यों? क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है। क्लियर है? अगला, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है। अब देखो क्या पूछा गया है, लोकसभा और राज्यसभा की अगर संयुक्त बैठक होगी तो किसके द्वारा आहूत की जाएंगी। आहूत मतलब क्या होता है? आहूत मतलब होता है किसके द्वारा शुरू की जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं संयुक्त बैठक की बात करूं, ठीक है ना, सबसे पहले संयुक्त बैठक की अगर बात करता हूं मैं, तो संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 108 में है, ठीक है ना। और संयुक्त बैठक का प्रावधान लिया कहाँ से गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। संयुक्त बैठकों का आयोजन क्यों किया जाता है? तो जब भी कोई ऐसा विधेयक आता है कि इसमें कोई भी सदन असहमत हो, कोई भी सदन पास करने से मना कर दे, तो इस मामले में राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त बैठक बुलाता है। शुरू कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। बुलाएगा कौन? राष्ट्रपति करेगा, ठीक है ना। तो क्या पूछा है? आहूत मतलब शुरू कौन करेगा? तो राष्ट्रपति द्वारा शुरू की जाती है, ठीक है। लेकिन संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? लीडरशिप किसके पास होती है? तो लोकसभा अध्यक्ष। बहुत अच्छे से याद रखना है, लोकसभा अध्यक्ष जो है संयुक्त बैठकों की अध्यक्षता करता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष उपस्थित नहीं है तो कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा, ठीक है ना, लोकसभा उपाध्यक्ष। अगर लोकसभा उपाध्यक्ष भी उपस्थित नहीं है तो कौन करेगा? राज्यसभा, राज्यसभा का उपसभापति, उपसभापति, ठीक है ना। राज्यसभा का सभापति नहीं करेगा, राज्यसभा का उपसभापति करेगा, ठीक है ना। तो पहले फिर बता देता हूँ, संयुक्त बैठकों का आयोजन आर्टिकल 108 के तहत है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। लोकसभा और राज्यसभा संयुक्त बैठकों का आयोजन जो है कौन करता है, कौन बुलाता है, शुरुआत कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है ना, अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। क्लियर है? अगला, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। आहूत फिर आ गया, मतलब शुरू की जाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा शुरू की जाती है। अगर यहीं पर पूछता कि किसके द्वारा अध्यक्षता की जाती है तो हम क्या करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, मतलब लोकसभा स्पीकर के द्वारा। क्लियर है? अगर मैं यहीं पर आपसे बात करता हूं कि संयुक्त बैठकों का आयोजन अब तक कितनी बार हो चुका है? कई बार हो चुका है क्या? बिल्कुल नहीं, 3 बार हो चुका है। तो आपसे पूछा जाएगा कब कब
हुआ है या मिलान करने को दे देगा, है ना। तो संयुक्त बैठकों का आयोजन कब कब हुआ है, अच्छे से याद रखना है। तो पहला हुआ है आपका 1961 में। 1961 में आपका निरोधक दहेज निरोधक अधिनियम, इस मामले पे संयुक्त बैठकों का आयोजन हुआ है। दूसरा देखेंगे तो 1978 में हुआ है बैंकिंग सुधार अधिनियम, बैंकिंग सुधार एक्ट के तहत क्या हुआ है, बैंकिंग सुधार एक्ट के बारे में मामले में संयुक्त बैठकों का आयोजन किया गया है। तीसरा किया गया है आपका 2002। कब किया गया है, 2002 में किया गया है। 2002 में क्या है, 2002 में है पोटा। पोटा मतलब आतंकवादी निरोधक अधिनियम। मैं यहाँ लिखता हूँ आतंकवादी, आतंकवादी निरोधक अधिनियम, निरोधक अधिनियम के तहत ये तीन ही ऐसे एक्ट बने हैं, अधिनियम है, जिनके तहत अभी तक संयुक्त बैठकों का आयोजन हुआ है आर्टिकल 108 के तहत। क्लियर है। अगला, भारतीय संसद का संयुक्त अधिवेशन निम्नलिखित में से कौन एक बुला सकता है। तो देखो, संयुक्त अधिवेशन आ जाए, संयुक्त बैठक आ जाए, कौन बुला सकता है, राष्ट्रपति बुला सकता है, आर्टिकल 108 के तहत बुला सकता है। क्लियर है। अगला, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है। राष्ट्रपति के आशय, राष्ट्रपति का समाधान, राष्ट्रपति का अनुदेश, राष्ट्रपति की सहमति। अब देखिए ये क्वेश्चन अच्छा है। अब देखिए मैं यहाँ पे क्या पूछा गया है कि संयुक्त बैठक 108 के तहत बुलाई जाती है, ठीक है, लेकिन किसके तहत बुलाई जाती है, किसकी आवश्यकता होती है। तो राष्ट्रपति के आशय की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। बहुत अच्छे से याद रखना, कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपसे नए नए मिलेंगे, जैसे आहूत, है ना, राष्ट्रपति आहूत करता है, राष्ट्रपति आशय करता है। जब भी आ जाए अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्लियर है। अगला, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। वह संसद का एक संगठक भाग है, कौन, राष्ट्रपति। तो देखो, संसद, अगर मैं संसद की बात करूं तो संसद का उल्लेख आर्टिकल 79 में है, और संसद के तीन अंग हैं, कौन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो क्या है, ये संसद का एक अंग है राष्ट्रपति, तो कि पहला तो सही है, लेकिन कहा गया है नहीं है। वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग लेता है, बिल्कुल नहीं। वह चर्चा में, सदनों की चर्चा में भाग नहीं लेता है, ठीक है ना। कौन सा एक सही नहीं है, तो बी आपका सही नहीं है, ठीक है। तो दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं लेता है। सदनों की चर्चा में संबंधित सदन का अध्यक्ष ही भाग लेता है, ठीक है। जैसे लोकसभा है तो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा है तो राज्यसभा का सभापति। क्लियर है। अगला, अब देखिए कथन और कारण है, यहां से क्वेश्चन कई सारे आते हैं, कथन कारण से क्वेश्चन कई सारे बनेंगे आपके आर में। राष्ट्रपति संसद का भाग है, कैसे, तो मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 79 में है, क्या है, संसद है, और संसद के तीन अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है ना। तो राष्ट्रपति संसद का एक भाग है, बिल्कुल सही है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बन सकता। मतलब क्या है, कहने का मतलब यह है कि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कोई भी विधेयक है बिना राष्ट्रपति के कानून नहीं बन सकता, इस वजह से संसद का भाग राष्ट्रपति है। तो क्या ये सही है, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर लोकसभा से पारित कोई विधेयक है और राज्यसभा से पारित कोई विधेयक है, जब तक राष्ट्रपति अपने सिग्नेचर नहीं करता है तो वो विधेयक एक्ट नहीं बनता है, कानून नहीं बनता है। इस वजह से ये एक दूसरे के पूरक हैं। तो कौन सा सही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ठीक है, ए आपका सही हो जाएगा। अगला, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है। मतलब कोई भी विधेयक है, वो लोकसभा से पारित हो गया, राज्यसभा से पारित हो गया, ये अब कानून कब बनेगा, तो जब राष्ट्रपति अपने सिग्नेचर कर देगा तो वो कानून बन जाएगा, ठीक है ना। तो जब राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देता है, ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है। अगला, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था वह है। तो देखो, वीटो की शक्ति का प्रयोग जो किया था वो किया था आपका 1986 में। 1986 में ज्ञानी जैल सिंह, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, और विधेयक कौन सा था, तो भारतीय डाक विधेयक, भारतीय डाक विधेयक था। तो ऑप्शन सी यहां पर सही है। दूसरी चीज, ये कौन सा विधेयक था, तो ये विधेयक आपका था, सॉरी, ये कौन सा वीटो था, तो वीटो आपका था जेबी वीटो, जेबी
वीटो, या इसी को पॉकेट वीटो भी कहा जाता है, पॉकेट वीटो। अब अगर मैं बात करूं कि राष्ट्रपति की जो वीटो पावर है, वीटो पावर, वीटो पावर का उल्लेख किस में है, तो आर्टिकल 111, आर्टिकल 111 में राष्ट्रपति की वीटो पावर का उल्लेख है। क्लियर है। अगला, निम्न में से किस राष्ट्रपति ने एक शक्ति का प्रयोग किया था जिसे शब्दावली सांविधिक या संवैधानिक शब्दावली में जेबी निषेधाधिकार कहा जाता है। जेबी निषेधाधिकार मतलब क्या होता है, जेबी, जेबी मतलब जेब, और जेब मतलब पॉकेट, और पॉकेट मतलब पॉकेट वीटो, पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था तो ज्ञानी जैल सिंह ने किया था भारतीय डाक विधेयक पर 1986 में। क्लियर। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। जब अपनी स्वीकृति रोक रहे हैं मतलब पावर का प्रयोग कर रहे हैं, कौन सी पावर, वीटो पावर। और वीटो पावर का प्रयोग मैं बता चुका हूं आर्टिकल 111 में है, जो कि अनुच्छेद 111 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट, जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया है तो निम्नलिखित में किसको उस विधेयक पर अनुमति रोकने का अधिकार है। तो अगर लोकसभा से पास हो गया है, राज्यसभा से पास हो गया है, तो उस पर राष्ट्रपति ही अनुमति रोक सकता है अपनी वीटो पावर का प्रयोग करके। ठीक है ना, तो राष्ट्रपति को, किसको अधिकार है, राष्ट्रपति को अधिकार है। क्लियर है। नेक्स्ट, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां हैं। राष्ट्रपति की स्वविवेकी शक्तियां, स्वविवेकी शक्तियां क्या होती हैं, स्वविवेकी शक्तियां होती हैं जिसमें राष्ट्रपति किसी की अनुमति नहीं लेता है, राष्ट्रपति स्वयं उस पर पूरा काम करता है। जिसे पहला है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो देखो, राष्ट्रपति क्या करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक, अब प्रधानमंत्री के कहने पर अन्य मंत्री को नियुक्ति करता है कौन, राष्ट्रपति। मतलब अन्य मंत्री, जो मंत्रिपरिषद के जितने भी सदस्य हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री के कहने पर। तो ये उसकी स्वविवेकी नहीं है। तो पहला आपका हो गया गलत। विधेयक को आपत्तियों सहित वापस भेजना, मतलब कोई भी विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास आता है तो वह उस पर वीटो पावर का प्रयोग करके वापस भेज सकता है, और वीटो पावर उसकी स्वविवेकी शक्तियां हैं। तो आपका दूसरा सही है। तीसरा देखो, विधेयक को रोक कर रखना, ये भी आपका वीटो पावर है, विधेयक को रोक के रखना क्या है, वीटो पावर है, आर्टिकल 111 वाला। ठीक, तो ये भी क्या है, स्वविवेकी शक्तियां हैं। उसके बाद है क्षमा प्रदान करना। तो क्षमा प्रदान करना उसकी स्वविवेकी शक्तियां नहीं है, वो क्षमा कर सकता है, लेकिन उस क्षमा के तहत हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक स्वविवेकी शक्ति नहीं है। उसके बाद है संयुक्त अधिवेशन की अधिसूचना जारी करना, बिल्कुल नहीं। संसद को संदेश भेजना, संसद को संदेश भेज सकता है, ये उसकी पर्सनल स्वविवेकी शक्ति है। तो आपका कौन सा सही हो गया, 2, 3, चौथा गलत, पांचवा गलत, छठवा सही। तो आपका ई वाला सही हो गया। ठीक है ना, ये आपका सही है। क्लियर। अगला, निम्न में से किस विधेयक पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है। राष्ट्रपति कब मंत्रिपरिषद से सलाह नहीं लेगा, कब वो अपनी स्वविवेकी शक्ति का प्रयोग करेगा, ऐसा पूछा जा रहा है। तो देखिए, राजदूतों की नियुक्ति करना, तो राजदूतों की जब भी नियुक्ति करेगा तो वो सलाह लेगा। विधेयकों पर स्वीकृति देना, विधेयकों पर जब भी स्वीकृति देगा वो किसी की अनुमति नहीं लेगा। लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास हो गया, तो बस उसको लगेगा कि हाँ सही है तो वो पास कर देगा। ये इसकी स्वविवेकी शक्ति है, किसी से सलाह नहीं लेगा। ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। क्लियर। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार इनमें से राष्ट्रपति की विधायी शक्ति कौन सी है। विधायी शक्ति का मतलब है कानूनी शक्ति। तो विधायी शक्ति निम्न में से है अध्यादेश जारी करना। ठीक है ना, संसद के सत्र को आहूत और संसद के सत्र को सत्रावसान, ये दोनों कौन करता है, ये दोनों भी राष्ट्रपति ही करता है। ठीक है, संसद की बैठक को स्थगित करना, ये कौन करता है, तो ये संबंधित सदन का अध्यक्ष करता है। जिस सदन में बैठक हो रही होगी उस सदन का अध्यक्ष करेगा स्थगित करने वाला मामला। ठीक, जब भी आहूत आएगा या सत्रावसान आएगा वो राष्ट्रपति करेगा। अध्यादेश कौन जारी करता है, राष्ट्रपति करता है, आर्टिकल 123 के तहत। अध्यादेश क्या है, जब भी कोई सत्र न चल रहा हो। सत्र 3 होते हैं, एक होता है बजट सत्र, उसके बाद मानसून सत्र होता है, मानसून सत्र, उसके बाद होता है शीतकालीन सत्र। तो तीनों सत्र में जब भी ये सत्र कोई न चल रहा हो, बीच में गैप आ जाए, तो उस अवस्था में अगर हमें कोई कानून की आवश्यकता है तो उस अवस्था में राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद से सलाह करके अध्यादेश जारी करता है, एक अध्यादेश के तहत कानून जारी करता है। और ये अध्यादेश के तहत बना कानून अगले सत्र की प्रथम बैठक से 6 सप्ताह तक लागू रहता है।
ठीक है, और आगे लागू करना है तो इसको दोनों सदनों में पास कराया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल ने चुनावी सुधारों पर अध्यादेश के बिना किसी बदलाव के उसे राष्ट्रपति को वापस भेजा, तब राष्ट्रपति ने भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उसे अपनी सहमति दी थी? तो देखो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, अध्यादेश के बारे में पूछ रहा है, और हमें अध्यादेश के बारे में पता है कि आर्टिकल 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश के तहत कानून बनाता है। क्लियर है? नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदत्त है? तो आर्टिकल 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो अध्यादेश आर्टिकल 123 के तहत ही है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय तक रखा जाना आवश्यक है? तो मैंने कहा था अधिकतम 6 सप्ताह। 6 सप्ताह आ जाएगा या आपको 42 दिन आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, तो कंफ्यूजन नहीं होनी है। ठीक है, अधिकतम 6 सप्ताह तक जारी रह सकता है सत्र शुरू होने के पहली बैठक से। ठीक, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? तो देखो, वित्त आयोग का अध्यक्ष, वित्त आयोग का अध्यक्ष, वित्त आयोग का उल्लेख जो है आर्टिकल 280 में है, और वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। योजना आयोग का उपाध्यक्ष, अब देखिए, योजना आयोग, योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है, कौन अध्यक्ष, वो कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है, प्रधानमंत्री। योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? इसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री ही करते हैं। ठीक है, तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। तो आपका दूसरा गलत हो गया। संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, बिल्कुल सही है। संघ राज्य क्षेत्र मतलब यूटीज। ठीक, तो पहला और तीसरा, तो आपका ऑप्शन सी सही हो गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति किसकी किसकी नियुक्ति करता है? निम्न में से भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जिसका उल्लेख आर्टिकल 76 में है। और महान्यायवादी है केंद्र सरकार या भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको हम कैग बोलते हैं, सीएजी, आर्टिकल 148 के तहत है, इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल, जिसका उल्लेख आर्टिकल 153 के तहत है, इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो उपरोक्त सभी, उपरोक्त जितने भी हैं, तीनों हैं, तीनों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता है? अब देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, अभी हम लोगों ने देखा। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 के तहत मुख्य निर्वाचन आयोग की भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। उपराष्ट्रपति का अलग से निर्वाचक मंडल होता है, जिसके तहत उसको चुना जाता है आर्टिकल 66 के तहत। ठीक है ना, तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है, उसका अलग से चुनाव होता है अप्रत्यक्ष तरीके से। ठीक, अगला, भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, मतलब राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार नहीं है? निम्न में से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करना, तो ये तो अधिकार है पूरी तरीके से, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। ठीक, राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना, तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता, कौन करता है? राज्यपाल। राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, आर्टिकल 164 के तहत। ठीक है, रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होने का, बिल्कुल कमांडर होने का अधिकार उसको है। ठीक है ना, आर्टिकल 53(2) के तहत है, मैं आपको पिछले पार्ट 1 में बता चुका हूँ उसके। देश के किसी भाग में आपातकालीन स्थिति लागू करना, तो आपातकाल लागू करने का भी अधिकार राष्ट्रपति के पास ही है। ठीक, अगला, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? मतलब राष्ट्रपति जो है उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मामले में परामर्श ले सकता है, सलाह ले सकता है, आर्टिकल 143 के तहत। लेकिन सुप्रीम कोर्ट, अब देखो यहाँ पे कुछ चीजें हैं, जैसे राष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट। राष्ट्रपति कोई भी सलाह लेगा सुप्रीम कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट कोई भी कंफर्म नहीं है, मतलब राष्ट्रपति अगर कोई भी सलाह लेता है सुप्रीम कोर्ट से, तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है कि हम सलाह दें कि ना दें, वो दे भी सकता है नहीं भी दे सकता, उसकी मर्जी है। अगर मान लो इसने सलाह दे दी तो राष्ट्रपति कोई बाध्य नहीं है सलाह मानने के, ये मान भी सकता है नहीं भी मान सकता, इसकी मर्जी है। ठीक है ना, एक दूसरे की मर्जी चलती है, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। ठीक, अब देखिए,
क्या पूछा है, परामर्श करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास, ठीक है ना, आर्टिकल 143 के तहत। तो क्या हाई कोर्ट के पास भी है? तो क्या ये शक्ति, परामर्श दात्री शक्ति हाई कोर्ट के पास भी है? तो हाई कोर्ट के पास यह शक्ति नहीं है। कौन सी शक्ति? परामर्श दात्री शक्ति नहीं है, याद रखना, ये शक्ति केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है? किसके बारे में? राष्ट्रपति के बारे में सही नहीं है। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए? बिल्कुल नहीं। अभी मैंने बताया, स्वीकार करे ना करे उसकी मर्जी है, स्वीकार करना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं गलत है ना, ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो वो उसकी मर्जी है, पर्सनल मर्जी है कि वो माने ना माने, ठीक है ना। तो पहला आपका गलत हो गया। और क्या पूछा है, कौन सा सही नहीं है? तो पहले ही सही नहीं है, तो पहला आपका सही हो गया, ठीक है ना। अगला क्या है, आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्तियाँ राष्ट्रपति ही के पास ही शक्तियाँ हैं। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने, राष्ट्रपति को आगे बढ़ाने की शक्ति ये भी राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकता है, बिल्कुल सही, ये उसकी पर्सनल मर्जी है, स्वीकार भी कर सकता है, अस्वीकार भी कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, संविधान के अनुसार निम्नांकित में क्या शब्दशः भारत के राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है? तो भारत के राष्ट्रपति की शक्ति कौन सी नहीं है? अध्यादेश का प्रख्यापन, बिल्कुल सही, ये शक्ति है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करना संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की शक्ति नहीं है, ठीक है, यह भी शक्ति है उसकी, क्या है, ये भी एक शक्ति है। संसद के सदनों को संदेश भेजना, ये उसकी शक्ति नहीं है, है ना, ये उसकी कोई शक्ति नहीं है, भेज भी सकते हैं, ये उसकी पर्सनल मर्जी है, कोई संदेश भेजना है उसको। क्षमादान करना, ये उसकी शक्ति है, आर्टिकल 72। तो सी आपका क्या है, सही हो गया, ठीक है। अगला, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह क्षमादान करे, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, अध्यादेश जारी करे। तो कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो याद रखना, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाए, ये उसको शक्ति प्राप्त नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को अगर हटाना है तो उसका एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है। क्या प्रोसेस है? अगर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना है तो संसद के किसी भी सदन में पहले प्रस्ताव लाना पड़ेगा, है ना, उस प्रस्ताव को पास कराना पड़ेगा, फिर दूसरे सदन में जाएगा, फिर उसके बाद 3 सदस्यीय समिति बनेगी, उसके बाद जांच होगी, उसके बाद वो अगर दोषी पाया गया तो हटेगा। ये एक प्रोसेस है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को डायरेक्टली राष्ट्रपति नहीं हटा सकता, ठीक है ना, तो बी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट, राष्ट्रपति की क्षमा आदि की शक्ति एक है। क्षमा करने की शक्ति कैसी है? क्षमा करना मतलब न्याय करना, तो एक न्यायिक शक्ति है, ठीक है। और क्षमादान की शक्ति का उल्लेख आर्टिकल 72 में है, ठीक। अगला, निम्नलिखित में किसी भौगोलिक क्षेत्र को अधिसूचित घोषित करने का संवैधानिक अधिकार किसको है? मतलब किसी भी क्षेत्र को SC ST अगर क्षेत्र घोषित करना है तो वो कौन घोषित करेगा? तो वो राष्ट्रपति ही करेगा, ऑप्शन डी। क्लियर है? नेक्स्ट, संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? देखिए, राष्ट्रपति क्या करता है, सदन में सत्रों को संबोधित करता है, सत्रों को संबोधित करता है, कौन? राष्ट्रपति। अब सत्रों को संबोधित करता है तो क्या सभी सत्रों को संबोधित करेगा? नहीं। बजट सत्र, याद रखना है 3 सत्र होते हैं ना, बजट सत्र, मानसून सत्र, शीतकालीन सत्र। तो बजट सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करेगा, अनिवार्य रूप से, बाकी जरूरी नहीं है, करे ना करे उसकी मर्जी है, लेकिन बजट सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित करेगा। दूसरी चीज है कि अगर बजट सत्र को अनिवार्य रूप से संबोधित कर रहा है या किसी भी को भी संबोधित कर रहा है तो उसका अभिभाषण कौन तैयार करेगा? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। बहुत अच्छे से याद रखना, राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करती है, ठीक है ना। और अगर मैं यहीं राज्यपाल की बात कर दूं, राज्यपाल का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राज्य का जो मुख्य सचिव होगा, राज्य का जो मुख्य सचिव होगा वो तैयार करेगा, ठीक है। ये चीजें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद किस राज्य से थे? तो राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे जो कि 3 बार राष्ट्रपति बने, है ना, 3 बार, सर्वाधिक बार, और ये दिल्ली से थे, दिल्ली से, ठीक है। नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सॉरी, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कहाँ के थे? बिहार से थे, कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अगला, 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 2 अवधि के लिए भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? चौथे नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? वीवी गिरी। तो ये
चौथे राष्ट्रपति हैं तो कौन कौन है, देखो पहले नंबर के कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना। दूसरे नंबर के कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधा कृष्णन। तीसरे नंबर के कौन है, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन। और चौथे नंबर के कौन है, वी गिरी, वी गिरी। भारत के पहले राष्ट्रपति जाकिर हुसैन, जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाती है, इसके बाद जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बनते हैं वो बनते हैं वी गिरी। लेकिन वी गिरी को उस समय राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था तो ये भी पद त्याग देते हैं। उसके बाद जब राष्ट्रपति अगर नहीं है तो उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सीजीआई। तो उस समय सीजीआई कौन थे, एम हिदायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह। तो ये पहले ऐसे राष्ट्रपति बने जो ऐसे पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने जो उस समय सीजीआई भी थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश भी थे। ठीक है, ये याद रखना है आपको। ठीक, अगला, सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति थे, सर्वसम्मति से। देखो अब यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, मैं लिखता हूँ, आपसे आएगा सर्वसम्मति से बने राष्ट्रपति, सबसे युवा राष्ट्रपति, सबसे युवा राष्ट्रपति, ऐसे राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी थे, जो लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके, जो लोकसभा अध्यक्ष भी रह चुके, है ना। और निर्विरोध, निर्विरोध राष्ट्रपति। ये सभी आप करोगे, क्या करोगे, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, जो कि ऑप्शन सी है। ठीक है ना, ये चारों बातें याद रखनी है, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है। भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने तक अभी तक एकमात्र उदाहरण है, कौन है, नीलम संजीव रेड्डी, जैसा कि अभी पिछला क्वेश्चन ही था। अगला, मिलान करना है राष्ट्रपति और अवधि। तो देखो सबकी अवधि नहीं पढ़नी है, जो भी PYQ आया है उसकी अवधि पढ़नी है, इतनी अवधि आपको याद भी नहीं रहेगी, है ना। अब देखो लॉजिक बता दूं, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रखा है तो उसमें आपने 1975 में पढ़ा होगा, क्या है, थोड़ा सा लॉजिक है। 1975 में आपका आपातकाल लागू था, है ना, आपातकाल। और आपातकाल इस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति कौन है, फखरुद्दीन अली अहमद। तो 1975 इसी के बीच में आ रहा है, तो फखरुद्दीन अली अहमद को दूसरे नंबर पे कर दो। ठीक है, उसके बाद संजीव रेड्डी। अब संजीव रेड्डी के बारे में इतनी चीज़ें मैं बता चुका हूँ तो आपको पता होना चाहिए। तो 1977 से 82 तक इनका कार्यकाल रहता है। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन जो है वो तीसरे नंबर के हैं, पहले नंबर के कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, दूसरे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तीसरे जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन का रहता है 1967 से 69 तक, फिर उनकी मृत्यु हो जाती है पद पर रहते हुए। और उसके बाद वी गिरी आते हैं, क्यों, क्योंकि डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है। जब राष्ट्रपति की मृत्यु होती है तो उसकी जगह उपराष्ट्रपति कार्य करता है, तो वी गिरी उस समय आते हैं और 1969 के बाद अपना कार्यवाहक राष्ट्रपति का पद ग्रहण करते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे लॉजिक लगाना है थोड़ा सा, लॉजिकली क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है घुमा घुमा के। ठीक है ना, क्वेश्चन से ही आपके कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, अलग से कुछ नहीं पूछा जाता। ये आपका RARO का एक सीक्वेंस है, RARO दीजिए या यूपी पुलिस दीजिए, आपको ये काफ़ी फायदेमंद करेगा ये लॉजिक। तो देखो कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो गया, है ना। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। अगला, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा। तो देखिए एक पॉइंट वहीं जोड़ लेना जहां मैंने 4 पॉइंट बताया था कि भारत के पहले निर्विरोध, सर्वसम्मति से, ऐसे राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष रहे, सबसे युवा राष्ट्रपति, और ऐसे राष्ट्रपति जो कभी उपराष्ट्रपति नहीं बने, तो नीलम संजीव रेड्डी, वहीं पे जोड़ लेना इसको। ठीक, अगला, निम्नलिखित में से किसने भारत के राष्ट्रपति का पद ग्रहण करने से पूर्व उपराष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किया। और देखो 22 में ही पूछा गया है, PCS में फिर से रिपीटेड है, नीलम संजीव रेड्डी। क्लियर है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष भी रहे। तो ऐसे राष्ट्रपति जो लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, नीलम संजीव रेड्डी, और ये RARO 21 में भी पूछा गया है। ठीक है ना, लेटेस्ट क्वेश्चन है सब। अगला, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा है।
तो देखो ट्रेड यूनियन आंदोलन से किसका संबंध रहा है, याद रखना है वीवी गिरी। वीवी गिरी जो आपके चौथे नंबर के राष्ट्रपति थे, और डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु होने पर वीवी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने। तो ये क्या थे, ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे। ठीक, अगला, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन की संज्ञा दी जाती है? तो सबको पता है मिसाइल मैन किसे कहा जाता है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के निम्न मुख्य न्यायाधीशों में से किस एक ने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है? तो देखो मुख्य न्यायाधीश, जाकिर हुसैन की मृत्यु होती है, उसके बाद वीवी गिरी आते हैं, लेकिन वीवी गिरी को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना था, इस वजह से वो भी पद त्याग देते हैं। उसके बाद जब राष्ट्रपति का पद खाली है, उपराष्ट्रपति का खाली है, तो कौन आएगा, सीजीआई आएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएगा। कौन है उस समय, एम हिदायतुल्लाह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन असंगत है? ठीक है ना, ये एक रीजनिंग टाइप का क्वेश्चन है, असंगत पूछा है। तो देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन, राधाकृष्णन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राधाकृष्णन और जाकिर हुसैन, ये तीनों आपके राष्ट्रपति रह चुके हैं। ठीक है ना, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, तो ये आपके असंगत है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो गया। क्लियर, नेक्स्ट, भारत के पूर्व राष्ट्रपतियों में निम्नलिखित में से कौन बिहार का राज्यपाल रह चुका है? अब देखिए, तो यहाँ पे आपको दिमाग में आएगा कि अगर बिहार से है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। तो बिहार के जो राज्यपाल रह चुके हैं ऐसे राष्ट्रपति, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे, और ये जो है बिहार के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही है। क्लियर, नेक्स्ट, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया गया था, राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किसने किया था? तो एडविन लुटियंस ने राष्ट्रपति भवन का डिजाइन किया था। ठीक है, तो यहां से आपके राष्ट्रपति के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आई होप आपको समझ में चीजें आई होंगी। प्रैक्टिस बेस पे ये क्लास थी, बहुत ही अच्छा मजा आया होगा। क्लास ये नंबर 2 है, राष्ट्रपति का पार्ट 1 आपका ऑलरेडी अपलोडेड है, और ये पार्ट 2 है, राष्ट्रपति आपका समाप्त होता है। अगले टर्न पे हम लोग उपराष्ट्रपति शुरू करेंगे। तो मिलते हैं अगले टर्न पे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।